अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन। इससे लास्ट वीडियो में आपने अभी पढ़ा है कि एसी रजिस्टर में से जब गुजरता है तो किस तरह से गुजरता है, वोल्टेज और करंट की वेरिएशन किस तरह से होती है, उसका वेव फॉर्म किस तरह से बनता है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है, रेजिस्टेंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने उसकी फेजर डायग्राम बनाई और हमने ये वहाँ से कंक्लूड किया कि वोल्टेज और करंट जब रजिस्टर में से गुजरेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट के एसी के, तो वो इन फेज वेरी करेंगे और उनकी फेजर डायग्राम के जो वेक्टर्स हैं दोनों को हमने एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ किया था। अब हम देखते हैं कि अगर रेजिस्टर की बजाय उस रेजिस्टर को रिप्लेस कर दिया जाए विद अ कैपेसिटर तो तब क्या होगा। क्या कैपेसिटर में भी उसी तरह से सारी चीज़ें वेरी करेंगी? क्या सारे के सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स वैसे ही काम करेंगे या नहीं? अगर नहीं तो फिर कैसे काम करेंगे, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एसी सोर्स शो हो रहा है, उसके साथ एक कैपेसिटर शो किया गया है और इस एसी सोर्स का ऊपर वाला जो एंड है हमने उसको पॉजिटिव लेबल किया हुआ है और नीचे वाले एंड को नेगेटिव। तो मतलब ये होगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा और इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। या इसको समझने का एक और तरीका इस तरह से होता है कि बैटरी ने या सोर्स ने, यहाँ पर इस केस में बैटरी नहीं है, सोर्स है, एसी सोर्स है, उसने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट किया इस एक मेटल की प्लेट के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नतीजे में दूसरी प्लेट से पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो गया, क्योंकि दोनों प्लेट्स बिल्कुल करीब करीब हैं। इस प्लेट के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नीचे वाली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज वापस सोर्स में चला जाएगा। तो इस प्लेट पर अब पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई है, तो पॉजिटिव चार्ज की कमी को ही हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो फिर इस तरह से हम इसको कहते हैं कि जैसे ही ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, नीचे वाली प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का बेसिक फिनोमिना है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी मर्तबा डिस्कस कर चुके हैं, आपके क्विज़ में भी आ चुका है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होगा कि जितना ज्यादा आप इस ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लीव करके अंदर चला गया, इस वजह से नीचे वाली प्लेट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर बैटरी ने इसके ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट किया, उसने एक और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया, वो वापस सोर्स में चला गया, यहाँ पर दो नेगेटिव चार्ज आ गए। ठीक हो गया। इसी तरह से क्या होगा कि उस साइड से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता रहेगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता रहेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस वापस बैटरी में जाते रहेंगे क्योंकि रिपेल हो रहे हैं और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, अनटिल वोल्टेज जो है वो अपने पीक पर पहुंच जाए और वापस जीरो पर आ जाए। ठीक है, अब जब पीक पर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज होगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वोल्टेज पहुंच गई है, सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है। अब सोर्स की वोल्टेज कम होना शुरू हो गई है तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है फिर कम होना शुरू हो जाएगा। और वो कैसे होगा? इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, एक नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, फिर एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, एक नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, फिर एक पॉजिटिव चार्ज कम, एक नेगेटिव चार्ज कम, फिर एक पॉजिटिव चार्ज कम, फिर एक नेगेटिव चार्ज कम, अनलेस आखिरी वाला पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर की पूरी प्लेट्स डिस्चार्ज हो जाएंगी और इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि वो सोर्स की वोल्टेज वापस जीरो पर पहुंच चुकी है। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा उस सोर्स का और नेगेटिव हाफ साइकिल को फिर हम यहाँ पर देखते हैं, उसको हम इधर देखते हैं। अब नीचे वाला एंड पॉजिटिव है, ऊपर वाला एंड नेगेटिव है। अभी कैपेसिटर पूरा का पूरा न्यूट्रल है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हुए यहाँ पर डिपॉजिट होगा, यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर ऊपर वाली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज वापस बैटरी में चला जाएगा और ऊपर वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बैटरी ने फिर नीचे से एक और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट कराना है, ऊपर से एक और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा, पीछे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो जैसे जैसे ये नेगेटिव वाली वोल्टेज पीक पर पहुंचती जाएगी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होते जाएंगे, ऊपर भी वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होते जाएंगे। यहाँ से वैसे वैसे करंट फ्लो करता रहेगा और यहाँ से करंट वापस जो है वो जाता रहेगा। तो बाहर वाले सर्किट में आप देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इस तरफ करंट था और नेगेटिव हाफ साइकिल में उसके ऑपोजिट
इस तरफ करंट था। हालांकि ये दोनों प्लेट्स आपस में बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं है, बीच में हवा है या बीच में इंसुलेटर होता है, तो ऐसा नहीं है सर कि सर्किट क्लोज्ड हो। जिस तरह रेजिस्टर में होता है पूरा का पूरा सर्किट क्लोज्ड होता है, चार्ज फ्लो करता है, रेजिस्टर में से गुजर के उधर जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बीच में तो हवा है, यहाँ वाला चार्ज ऊपर जंप करके नहीं जा सकता, ऊपर वाला चार्ज यहाँ पे जंप करके नहीं जा सकता। सिर्फ चार्जिंग इंक्रीज होती जाती है, चार्जिंग कम होती जाती है, तो बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब ये देखें, करिश्मा देखें कुदरत का कि सर्किट ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, पूरा का पूरा पाथ बंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी करंट फ्लो कर रहा है। ये कैपेसिटर की खासियत है। क्यों करंट फ्लो कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करते हैं, वैसे वैसे नीचे से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वापस चला जाता है, रिपेल हो जाता है इस दोनों प्लेट्स के बीच में। ऊपर वाले पर पॉजिटिव डालोगे, नीचे से वो रिपेल हो जाएगा। तो बाहर वाले सर्किट में फील आती है कि एज इफ करंट यूं फ्लो कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक एम मीटर भी लगा दूं जो करंट को मेजर करे, वो मुझे बताएगा कि हाँ इस तरफ करंट जा रहा है, और वो ठीक बता रहा है, करंट वाकई जा रहा है। यहाँ पर मैं कोई एम मीटर लगा दूं तो वो मुझे बताएगा कि हाँ इस तरफ करंट जा रहा है, क्योंकि चार्जेस वाकई फ्लो हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इवन विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, charges can flow through the circuit and a current is established in the circuit। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज जंप करके इधर आया हो, इसके इस तरफ वाले चार्जेस उधर ही रहते हैं, इस तरफ वाले चार्जेस उधर ही रहते हैं। बस पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सारे चार्जेस इस तरफ फ्लो करते हैं, ये चार्जेस उधर फ्लो करते हैं, ये ऊपर वाली सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, नीचे सारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में नीचे वाले चार्जेस इधर फ्लो करते हैं, ये ऊपर वाले चार्जेस उधर फ्लो करते हैं, नीचे सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है नीचे वाली प्लेट के ऊपर, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है? तो जिस तरह हमने रेजिस्टर में कहा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल होता है, तो हमने रेजिस्टर में कहा था कि करंट इस तरह से ऑसिलेट करता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, चार्जेस कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज आपको यहां पर भी नजर आ रही है। अगर आप गौर से देखें, यहां पर चार्जेस इस तरफ जाएंगे, फिर जब यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा चार्जेस वापस उधर जाएंगे, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा चार्जेस इधर जाएंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा चार्जेस वापस उधर जाएंगे। तो एक अल्टरनेटिंग करंट एस्टैब्लिश हो गया है कैपेसिटर में से भी, विदाउट एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बगैर भी चार्जेस किस तरह से फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में से, हालांकि यहाँ से यहाँ पर कोई डायरेक्ट पाथवे है ही नहीं। ठीक है? अब ये चीज़ आपने देख ली। अब हम आगे आते हैं। ये चीज तो आपको पता है कि वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरी करेगी, यहाँ पर जिस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन थीटा, या इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ओमेगा टी। ठीक है? अब कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू CV। हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव चार्ज कभी बढ़ता था ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त यहाँ तक, फिर उसके बाद जब यहाँ पर जाते थे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होते होते इधर पहुँच के न्यूट्रल हो जाता था। इस तरह से यहाँ पर भी जैसे जैसे हम नेगेटिवली वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, यहाँ पर पहुँचकर मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये वोल्टेज कम होना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे ये चार्जेस खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और बाय द टाइम ये वोल्टेज वापस जीरो पर पहुंचती है तो उस वक्त ये पूरा का पूरा कैपेसिटर न्यूट्रल हो चुका होता है। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। जिस तरह से वोल्टेज वेरी कर रही है, चार्ज भी वेरी कर रहा है। तो चार्ज अब किस तरह से वेरी कर रहा है हमने वो देखना है। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है Q इज इक्वल टू CV, राइट? अब Q इज इक्वल टू CV के मुताबिक V अगर वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो हम यहां पर V की जगह V की ही वही वैल्यू क्यों ना पुट कर दें। हर इंस्टेंट पर V डिफरेंट है ना। तो बेसिकली फॉर्मूला हमारा है कि इंस्टेंटेनियस चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो अब वोल्टेज अगर इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रहती है तो साथ साथ उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज भी इंस्टेंटेनियसली वेरी करता रहेगा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पीक वोल्टेज वो पुट कर दी है यहाँ पर। सो इंस्टेंटेनियस चार्ज विल बी इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V नॉट विच इज द पीक वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, या अगर आप इसको ओमेगा टी की टर्म्स में लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है आपका। अगर आप गौर से देखें तो ये जो फॉर्मूला है ये भी साइन फंक्शन है, यानी कि अगर वोल्टेज का ग्राफ बनाएंगे तो साइन कर्व ही बनेगा। और ये जो फॉर्मूला है चार्ज का, ये भी साइन फंक्शन ही है। तो इसका भी अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो वो भी ऑब्वियसली साइन कर्व ही बनेगा, ऑल्दो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। जिस तरह यहाँ पर दो डिफरेंट वेव फॉर्म्स मैंने बनाई हैं, लेकिन दोनों साइन कर्व्स ही होंगे। इसी चीज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अभी आपने सिर्फ
वोल्टेज और चार्ज के ही कर्व को देखना है, करंट वाले कर्व को अभी आपने यूं इमेजिन करना, वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनविजिबल है ही नहीं, ठीक है। तो जब हम उधर पहुंचूंगा तो फिर आपने मुझे फॉलो करना है, वहां पर पहुंचेंगे इकट्ठे ही। अभी वोल्टेज इज अ साइन कर्व, ये बात हमने स्टैब्लिश कर ली, इसीलिए वोल्टेज का हमने यहां पर साइन कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। हमने कहा चार्ज के फॉर्मूले में भी साइन ही आता है, सो चार्ज इज ऑल्सो अ साइन फंक्शन। तो हमने चार्ज का जो ग्राफ बनाया वो भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही बनाया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली आप देखें इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि लाजमी तो नहीं है कि अगर 2 वोल्ट ही वोल्टेज हो तो 2 ही कूलम चार्ज हो, डिफरेंट हो सकता है, हमने इसलिए डिफरेंट बनाया, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि कम ही होगा कि ज्यादा ही होगा, इससे यहाँ पर ये सवाल नहीं उठा देना कि जी ये नीचे ही क्यों है ऊपर क्यों नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ड्रॉ कर दो। हमने बस ये डिफरेंशिएट करने के लिए ड्रॉ किया कि लाजमी नहीं है कि दोनों बिल्कुल कोइंसाइड करें, ठीक है। बात समझने वाली जो है वो ये है कि दोनों साइन कर्व होंगे, साइनोसॉइडली वेरी करेंगे, इन दोनों के फॉर्मूले में साइन वाला फंक्शन आएगा, जैसा कि यहां पर आ चुका है, ये पहला कंक्लूजन है। अब करंट का जो फॉर्मूला होता है आप देखें, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यानी कि ये जो क्यू टी कर्व है, क्यू वाला कर्व एक्स एक्सिस पर तो टाइम है ना, इस क्यू टी कर्व की जो स्लोप है वो हमें देगी करंट, ठीक है ना। अगर यहां पर मैं क्यू ड्रॉ करूं, यहां पर टी ड्रॉ करूं, तो इसकी जो स्लोप होगी क्यू टी कर्व की, दैट विल बी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, राइट। स्लोप यही होती है ना कि वाई वाली क्वांटिटी को एक्स वाली क्वांटिटी पर डिवाइड कर दो, तो स्लोप ऑफ दिस क्यू टी कर्व विल गिव अस करंट। तो हमने क्या करना है, हमने इसी स्लोप की, इसी क्यू टी कर्व की स्लोप डिफरेंट इंस्टेंट्स पर ड्रॉ कर देनी है, और उसी हिसाब से फिर हमने करंट का एक कर्व बनाना है। अब वो हम कैसे बनाएंगे जरा गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं ये वाला पॉइंट जहां पर ये जो Q है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम चार्ज है इस वक्त, ठीक है। स्लोप किस तरह से ड्रॉ करते हैं कर्व की, कि उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे इस किस्म का टेंजेंट मिलेगा। इस टेंजेंट को अगर आप गौर से देखें तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इस पॉइंट पर स्लोप 0 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर इसीलिए करंट 0 है। अब जैसे जैसे हम चार्ज को वापस कम करना शुरू कर देते हैं, आगे आ रहे हैं, पीक वैल्यू से कम हो रहा है चार्ज। सपोज मैं इस पॉइंट पर स्लोप ड्रॉ करता हूं, तो इस पॉइंट पर आप देखें स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है वो 0 नहीं है। फॉर एग्जांपल -1 है, सपोज यहाँ पर स्लोप 0 थी, यहाँ पर -1 है। तो आप देखें इसी पॉइंट के ऊपर जहां पर मैंने स्लोप ड्रॉ की है, यहाँ पर करंट मैंने नेगेटिव ड्रॉ कर दिया है। फिर एक पॉइंट आता है कि जब मैं इस पॉइंट पर आ जाता हूं, यहाँ पर स्लोप बहुत ही स्टीप है, सबसे ज्यादा स्टीप है, यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल थी 0 स्लोप। जैसे जैसे आगे जाता हूं ढलवान बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आके मैक्सिमम है। तो जब चार्ज 0 है उस वक्त क्यू टी कर्व की स्लोप मैक्सिमम है, इसीलिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर अगर आप नीचे आए तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पर करंट भी मैक्सिमम है। फिर हम आगे आते हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे ये स्लोप वापस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पर पहुंचकर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्लोप, यहाँ पर दोबारा से करंट को 0 होना चाहिए। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर मैंने करंट को 0 ड्रॉ किया है। दोबारा यहाँ से ऊपर आए, स्लोप यहाँ पर 0 है, ऊपर आएंगे ज़्यादा स्टीप हो जाएगी, फिर ज़्यादा स्टीप, फिर ज़्यादा स्टीप, यहाँ पर मैक्सिमल स्टीप होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर अगेन अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह की बनेगी और वो मैक्सिमल स्टीप होगी। तो यहाँ पर करंट को मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज करंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। तो इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने करंट जो है वो मैक्सिमम ड्रॉ किया है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी चीज है जिस तरह से हमने एसी जनरेटर में पढ़ा। हमने कहा कि फ्लक्स का जो ग्राफ है वो साइनोसॉइडल ग्राफ है, वाई एक्सिस पर फ्लक्स, एक्स एक्सिस पर टी, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो ग्राफ है वो इस ग्राफ की स्लोप से आता है। इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बिल्कुल 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ये तो साइन कर्व है, वो कोसाइन कर्व बनेगा इस तरह का, ठीक है। वो जहां जहां पर जे वाली वैल्यू 0 होगी वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जहां पर फ्लक्स 0 होगा तो वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
नेगेटिव मैक्सिमम होगा, आगे आके इस तरह से वेरिएशन है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर, अगर आपको जब बात समझ में नहीं आ रही तो एसी जनरेटर का वो वाला पोर्शन आप जाके ज़रूर देखिए जहाँ पर मैंने ग्राफ्स एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके पर समझ में आ जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए जब मैंने देखा कि जहां जहां पर करंट मैक्सिमम है वहां पर चार्ज जीरो है, जहां पर करंट जीरो है वहां पर चार्ज मैक्सिमम है, जहां पर करंट नेगेटिव मैक्सिमम है वहां पर जो चार्ज है वो जीरो पर है और नेगेटिव की तरफ आने के लिए तैयार है। करंट दोबारा जब जीरो हो जाएगा तो उस पॉइंट पर चार्ज नेगेटिव मैक्सिमम है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि अगर जो चार्ज है वो साइन कर्व के हिसाब से वेरी कर रहा है तो करंट को साइन कर्व के हिसाब से वेरी कर रहा है। को साइन कर्व क्या होता है? जो स्टार्ट ही मैक्सिमम से हो। ये अगेन ये साइन कर्व और को साइन कर्व की डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? तो कंक्लूजन क्या हमने निकाली कि वोल्टेज और चार्ज दोनों साइनोसॉइडली वेरी करते हैं, जबकि करंट जो है चूंकि क्यूटी कर्व की स्लोप के हिसाब से वेरी करता है, इसलिए करंट का को साइन कर्व बनता है। तो अगर आपको वोल्टेज किसी इंस्टेंट पर फाइंड करनी है तो आप साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको चार्ज किसी इंस्टेंट पर फाइंड करना है साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, आपको अगर फाइंड करना है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर करंट तो आप फार्मूला लगाएंगे इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट टाइम्स कॉस थीटा, क्योंकि उसका कर्व ही कॉस वाला है। ठीक हो गया? याद रहे, दोबारा मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं, ये जो कर्व स्टार्ट ही जीरो से होता है वो साइन कर्व होता है, जो कर्व स्टार्ट ही मैक्सिमम से होता है और इस तरह से वेरी करता है वो को साइन कर्व होता है। साइन कर्व के लिए साइन वाला फार्मूला यूज होता है, को साइन कर्व के लिए को साइन वाला फार्मूला यूज होता है। अब ये सारी चीजें हमने सीख ली, इन्हीं को समराइज करते हैं। पहला पॉइंट है वोल्टेज एंड चार्ज वेरी साइनोसॉइडली एंड इन फेज। ठीक है, एग्जैक्टली वही बात जो हमने यहाँ पर बताई है, बोली भी है अभी। करंट हाउएवर वेरीज को साइनोसॉइडली, को साइन कर्व है उसका, वही एग्जैक्टली बात जो मैं यहां पर बता चुका हूं। करंट लीड्स द वोल्टेज एंड चार्ज बाय 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, जब ये जीरो है वोल्टेज और चार्ज तो उस वक्त करंट 90 पर ऑलरेडी है, तो वो लीड कर रहा है वोल्टेज और चार्ज दोनों को बाय 90 डिग्रीज। लीड लैग का एग्जैक्टली इसी किस्म का डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में की है। अब द ऑपोजिशन टू करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इससे पहले हमने जब रेजिस्टर वाला पढ़ा, एसी थ्रू रेजिस्टर, हमने कहा कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय V इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय I इंस्टेंटेनियस। किसी भी इंस्टेंट पर V और I की वैल्यू निकालें, उनको डिवाइड कर दें, रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ पर रेजिस्टर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पर भी करंट को फ्लो करने में कैपेसिटर थोड़ी सी ऑपोजिशन शो करता है। रेजिस्टर जो ऑपोजिशन शो करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर जो ऑपोजिशन शो करता है टू फ्लो ऑफ करंट दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इसके लिए नाम डिफरेंट है। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, या आप इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कह देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अगेन VRMS डिवाइडेड बाय IRMS। अब यहां पर आपको लगेगा कि ठीक है बड़ी आसान सी बात है, वही काम ही किया हमने, V को I पर डिवाइड किया, लेकिन नहीं, आप दोबारा पीछे लेक्चर पर जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ली थी हमने और यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की भी ली थी। इनके रेशो को हमने रेजिस्टेंस कहा था। यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट का रेशो लेंगे तो तब आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगी, अदरवाइज अगर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ले ली, फॉर्मूला गलत। अब यही MCQ दिया जा चुका है, अभी जो 2.6 आपका बैच है अभी वो करेंगे तो उनको पता लगेगा कि जी एक फार्मूला है XC इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, एक फार्मूला है XC इज इक्वल टू V इंस्टेंटेनियस डिवाइडेड बाय I इंस्टेंटेनियस, और उन्होंने फिर परेशान हो जाना है कि ये ठीक है कि वो ठीक है और फिर गलत लगा देना है, और ये लगा चुके हैं लोग। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी। अब अगर हमें VRMS और IRMS नहीं पता, हमें उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता है और उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो हम 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C ये फार्मूला यूज करके भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सबको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय t, तो आप इसी से ये फार्मूला आगे दोबारा डिराइव हो गया। ओमेगा की जगह हमने 2 पाई f लिख दिया, या आप ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाय t लिख दें। अब इस फार्मूला से हमें क्या पता लगता है? इस फार्मूले से हमें यह पता लगता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई FC अगर है तो हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर एक AC है जो 80 हर्ट्ज का है, 50 हर्ट्ज का है सपोज,
उसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू एक 25 हर्ट्ज के एसी के लिए। यानी कि अगर जैसे जैसे एसी की हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होते जाएगी। यानी कि कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी को उतना ज़्यादा अपोज नहीं करता, लो फ्रीक्वेंसी वाले एसी को ज़्यादा अपोज करता है। ठीक हो गया? क्यों? इसकी वजह क्या? अब यहाँ तक भी आपने एफएससी में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को ये बात भी ठीक है, रट्टा मार लिया, लेकिन क्यों भाई, इसकी वजह क्या है? आगे हम इंडक्टर पढ़ेंगे, हम देखेंगे वहां पर इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, वहां पर क्यों, उसकी वजह क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी वाले एसी का मतलब है वो जल्दी वेरी कर रहा है, बहुत जल्दी वेरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑल्दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, डायरेक्टली चार्जेस फ्लो नहीं करते, लेकिन चूंकि वेरिइंग एसी है, ठीक है ना, कभी उसकी डायरेक्शन इधर है, कभी उसकी डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर चार्ज बिल्डअप होता है, यहाँ पर भी चार्ज बिल्डअप होता है, ऑपोजिट चार्ज तो फ्लो कर जाता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का फ्लो इस बात पर डिपेंड करता है कि वेरिइंग वोल्टेज उसको दी जाए। तो जितनी ज्यादा वेरिइंग वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा इफेक्टिवली इस कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो कर जाता है, बिकॉज इसके अंदर से करंट का फ्लो ही वेरिएशन इन अल्टरनेटिंग वोल्टेज की मरहून मिन्नत है। वो चीज ही है बेसिकली जो डिफाइन कर रही है इसको। अगर इसको डायरेक्ट करंट दे दोगे तो फिर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव बढ़ रहा है, फिर उधर पॉजिटिव बढ़ रहा है, फिर इधर पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो वो जो हमें एक डायरेक्शन ऑफ करंट मिल रहा था एक्सटर्नल सर्किट में वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को क्या करें, बढ़ाते जाएं तो वो कैपेसिटर ज़्यादा इजीली उसको फ्लो कर देता है। ठीक है ना? ज़्यादा जल्दी आसानी से उसको अपोज नहीं करता। लेकिन आप अगर फ्रीक्वेंसी कम करते जाएं, फॉर एग्जांपल 10 हर्ट्ज पे पहुंच गया मैं, फिर मैं 5 हर्ट्ज पे पहुंच गया, फिर मैं पहुंच गया 1 हर्ट्ज पे, तो इस 1 हर्ट्ज वाली वैल्यू के ऊपर कैपेसिटर हजरत साहब कहेंगे कि नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं गुजरने दे रहा, वो बहुत ज्यादा अपोज करेगा उस करंट को। और अगर मैं इसको कर दूं 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 0 हर्ट्ज का मतलब है डीसी, कि आप बिल्कुल भी वो वेरी कर नहीं रहा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट करंट हो गया, उसकी वेरिएशन है ही नहीं। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन 1 टाइम्स पर सेकंड वेरी करती है। 5 हर्ट्ज का मतलब है उसकी डायरेक्शन 5 टाइम्स पर सेकंड वेरी करती है। 0 हर्ट्ज का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन वेरी करती ही नहीं, अब वो डायरेक्ट करंट हो गया है। तो नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल जब 0 तक अप्रोच कर जाएगी, यहाँ से जो रिएक्टेंस है वो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक अप्रोच कर जाएगी। 0 और इन्फिनिटी का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, कि ये चीज़ कम होते होते बहुत ही कम हो गई है, तो वो चीज़ बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आसमान को पहुंच गई है। तो हम कहते हैं दिस थिंग अप्रोचेज 0 एंड एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस अप्रोचेज इन्फिनिटी। हुई नहीं है इन्फिनिटी, अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब कम होते होते बिल्कुल डीसी की फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएगी जो कि 0 होती है, तो उस वक्त कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होगी, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी। और इसीलिए दिस इज द रीजन कि डीसी को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता फ्लो करने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही इतनी हाई होती है, वो बहुत अपोज करता है उस फ्लो, उस करंट को जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 के जितनी करीब हो। जितना ज़्यादा वो डीसी वाले सिस्टम के करीब होगा उतना ज़्यादा उसको वो अपोज करेगा, जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा वो एसी वाला कंपोनेंट है उसमें, उतना ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग वाला कैरेक्टर है उसमें, तो फिर उसके लिए उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है, उसको अपोज नहीं करेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपने अपने ध्यान में रखना है। सिर्फ इस लाइन को रट्टा नहीं मार देना कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हायर फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसी एंड लोअर फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी। ठीक है, ये बात तो एफएससी में पढ़ चुके हैं ना आप, कॉन्सेप्ट तो फिर ना बना, फायदा क्या हुआ। अब ये हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, अब हम फेजर डायग्राम पढ़ते हैं। पहले मैं इस सारे के सारे फर्स्ट को क्लियर कर दूं। अच्छा जी, येलो वाले जो इसका वेव फॉर्म है वो है वोल्टेज का, और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जब 0 है तो उस वक्त ब्लू वाला वेव फॉर्म जो करंट का है वो 90 पर है। तो हमने येलो वाले वेक्टर जो वोल्टेज का ड्रॉ किया है उसको हमने 0 पर ड्रॉ किया है, और एन उसी टाइम जो करंट का वेक्टर है वो 90 पर है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज, करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय व्हाट, बाय 90 डिग्रीज। यहां पर आपका ये एसी थ्रू अ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट एंड हुआ। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडक्टर में क्या होता है, क्या इंडक्टर में भी इसी तरह होता है या इंडक्टर में वो रेजिस्टर वाला केस होगा, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे होगी और क्यों होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एंड आफ्टर दैट फिर आपने अपने क्विज़ पर चले जाना है, उसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। एंड देन लास्ट आपका एसी का टॉपिक जो होगा वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, कामयाबी अल्लाह ताला आपके कदमों में डाले।
एंड मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।